1857 के विद्रोह सैनिक कारण। तो इसमें सैनिक कारण क्या कह रहे हैं? भारतीय सैनिकों के साथ असमानता। तो सैनिक कारण, सबसे पहला कारण क्या है? भारतीय सैनिकों के साथ असमानता। तो किस तरह से असमानता की जाती थी? भारतीय सैनिकों का असंतोष विद्रोह का प्रमुख कारण सिद्ध रहा। कंपनी की सेना में अधिकांश सैनिक भारतीय थे। वेलेस्ली की सहायक प्रथा के कारण कंपनी की सेना में भारतीयों की असाधारण रूप से वृद्धि हुई। मतलब वेलेस्ली की जो सहायक प्रथा के कारण भारतीय सैनिकों की असाधारण वृद्धि हुई। क्रांति के समय भारतीय सैनिकों की संख्या अंग्रेज सैनिकों से 6 गुना थी, 6 गुना अधिक थी। सेना के उच्च पद अंग्रेजों को मिलते थे। भारतीय सैनिकों में विश्वास नहीं था। सेना में वेतन भत्ते पदोन्नति के संबंध में भारतीय सैनिकों के साथ बहुत उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जाता था। मतलब देखा जाता है कि सबसे भारतीय सैनिकों का प्रमुख कारण क्या माना है? भारतीय सैनिकों का विद्रोह माना जाता है। और अधिकांश सैनिक भारतीय थे और सहायक प्रथा के कारण अधिकांश सैनिक भारतीयों को भर्ती कर लिया गया। और क्रांति के समय भारतीय सैनिकों की संख्या अंग्रेजों से कितनी थी? 6 गुना अधिक थी। और सेना के सभी उच्च पद पर कौन थे? अंग्रेज थे। भारतीय सैनिकों में उन्हें विश्वास नहीं था। सेना में वेतन भत्ते और पदोन्नति संबंध में भारतीय सैनिकों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता था। तो वेतन में असमानता। भारतीय सैनिकों को वेतन अति न्यून दिया जाता था। उन्हें 9 रुपए मासिक दिया जाता था, जबकि एक अंग्रेज सैनिक को 60 या 70 रुपए मासिक दिया जाता था। देखो कितना डिफरेंस था कि 9 रुपए दिया जाता था, अंग्रेज सैनिक को 60 या 70 रुपए दिया जाता था। और इस वेतन से भारतीयों का प्रथम तो खर्च ही नहीं चलता था। दूसरे अंग्रेज सैनिक की तुलना में इतना कम वेतन मिलने पर उनमें हीनता की भावना उत्पन्न होती थी। पर इस हीनता की भावना के साथ उनमें आक्रोश भी था। मतलब वेतन में असमानता कि उनको 9 रुपए दिया जाता था भारतीय सैनिकों को, अंग्रेज सैनिकों को 60 या 70 रुपया दिया जाता था। और इसमें भारतीय सैनिकों को खर्चा नहीं चलता था और उनमें हीनता की भावना भी उत्पन्न होती थी, साथ ही आक्रोश भी उत्पन्न हो गया। दूसरा, भारतीय सैनिकों के साथ अंग्रेजों का अनादरपूर्ण व्यवहार। तो परेड के समय भारतीय और अंग्रेज दोनों सैनिक सम्मिलित होते थे, पर परेड ग्राउंड में भारतीय सैनिकों के साथ कठोर तिरस्कारपूर्ण व्यवहार किया जाता था। जरा सी टूटने होने पर बंदूक के बट से पीटा जाता था, उन्हें ठोकरें मारी जाती थी। कई बार सैनिक परेड ग्राउंड में भी बेहोश हो जाता था। अंग्रेज कमांडो द्वारा उन्हें हृदय विदारक भाषा में गाली दी जाती थी। भारतीय सैनिक इस तिरस्कारपूर्ण व्यवहार से क्रुद्ध थे। मतलब जो परेड होती थी अंग्रेजों और भारतीय सैनिकों के एक साथ होती थी, लेकिन परेड ग्राउंड में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, तिरस्कारपूर्ण व्यवहार किया, और जरा सी गलती होने पर उन्हें पीटा जाता था, ठोकरें मारी जाती थी। कई बार सैनिक बेहोश भी हो जाते थे। तो इस हृदय विदारक भाषा में उनको गाली दी जाती थी। दूसरा कारण बंगाल की सेना में अवध के सैनिक होना। तो बंगाल की सेना में भाईचारा था, उसमें सभी सदस्य एकजुटता से कार्य करते थे, परंतु इस बंगाल की सेना का 60% भाग अवध तथा उत्तरी पश्चिमी प्रांतों से आता था। उनमें अधिकांश ब्राह्मण व राजपूत होते थे। वे लोग अंग्रेज सैनिक अधिकारियों को गालने सुनने को उद्यत नहीं थे। इसके अलावा बंगाल की सेना में सैनिक अवध की समस्त असैनिक जनताओं की भावना का प्रतिनिधित्व करते थे। क्या करते थे? असैनिक जनता की भावना का प्रतिनिधित्व करते थे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के अनुसार अवध के विलय से सेना में साधारणतः और बंगाल की सेना में विश्वस्त विद्रोह की भावना प्रारंभ किया। उन्हें से ऐसा ही अनुभव किया कि वह शक्ति जो कंपनी से उनकी सेवा और बलिदान प्राप्त किए, आज उन्हीं के राजा को समाप्त करने में प्रयुक्त की जा रही है। मतलब अवध के सैनिक ज्यादा थे बंगाल की सेना में, तो जो किसका प्रतिनिधित्व करते थे? साधारण जनता का प्रतिनिधित्व करते थे। तो जब अवध के राजा के विरुद्ध हुई अंग्रेज, तो उन्होंने विद्रोह का स्वर उठ खड़ा हुआ। तीसरा है अंग्रेज और भारतीय सैनिकों की संख्या में विषमता एवं प्रेम। तो भारतीय सैनिकों की संख्या अंग्रेज सैनिकों से तिगुनी थी। लाल डलहौजी कार्यकाल में भारतीय सैनिक लगभग 3,15,000 थे, जबकि अंग्रेज सैनिकों की संख्या 51,000 थी। अंग्रेज अधिकारी भारतीय सैनिकों की योग्यता वीरता पर अधिक विश्वास नहीं करते थे, परंतु भारतीय सैनिक इस तथ्य से भलीभांति परिचित थे कि भारत में अंग्रेजी राज्य उनकी शक्ति के सहारे ही विस्तृत हुआ है और कायम है। भारतीय सैनिकों ने अपने प्रति आत्मविश्वास था, जबकि अंग्रेज अधिकारी साम्राज्य के प्रति अति विस्तृत हो जाने से भारतीय सैनिकों को तुच्छ अनावश्यक समझने लगे थे। एक भारतीय ने लिखा है कि अंग्रेज अफसर हमारे क्रियाकलाप को इस प्रकार देखने लगे जैसे एक थका हुआ आदमी मक्खियों को देखता है। क्रीमिया के युद्ध से भारतीयों को सैनिकों का उत्साह बढ़ गया और प्रथम तो अंग्रेज सैनिक युद्ध करने क्रीमिया चले गए, यहाँ उनकी संख्या कम हो गई। दूसरे क्रीमिया में अंग्रेज सैनिकों को निरंतर पराजयों से उनकी वीरता रणकुशलता की पोल खोल दी और भारत में 1857 में भारतीय सैनिक अधिक से अधिक संख्या में विद्यमान थे। फिर चौथा कारण है
भारतीय सैनिकों का भत्ता समाप्त करना। तो युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों को भत्ता, डबल भत्ता दिया जाता था। यह भत्ता उन्हें वेतन के अलावा दिया जाता। अवध में जब उनको प्रयुक्त किया जाता था तो भत्ता दिया जाता था, परंतु जब पंजाब में सिखों की विरुद्ध वर्मा और भारत के बाहर उन्हें भेज दिया गया तो यह भत्ता नहीं दिया गया। इस कारण भारतीय सैनिक कंपनी की सरकार के विरोधी हो गए। इसी प्रकार सैनिकों को मुक्त पत्र व्यवहार करने का जो अधिकार प्राप्त हुआ 1854 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। इससे भी भारतीय क्रुद्ध हो गए। ठीक है, अगला है भारतीय सैनिकों को ईसाई बनाए जाने की आशंका। ठीक है, उससे पहले कौन सा है, युद्ध में भारतीय सैनिकों को आगे रखना। तो आर्थिक दृष्टि से वेतन की असमानता थी। परेड के अलावा भारतीय और अंग्रेज सैनिक एक स्थान पर समानता के आधार पर मिल नहीं सकते थे, एक साथ बैठकर खा पी नहीं सकते थे। इसके अलावा युद्ध में सर्वदा भारतीय सैनिकों को आगे रखा जाता था, अंग्रेज सैनिक उनके पीछे होते थे। इसके परिणाम शत्रु की गोलीबारी में भारतीय सैनिक बड़ी संख्या में मरते थे और अंग्रेज सैनिक कम मरते थे। इस पर विजय का श्रेय अंग्रेज सैनिकों को प्राप्त होता था और यह परंपरा द्वितीय विश्व युद्ध तक प्रचलित रही। इस कारण भारतीय सैनिकों में भारी असंतोष प्राप्त हो गया। अगला कारण है भारतीय सैनिकों को ईसाई बनाए जाने की आशंका। तो लॉर्ड डलहौजी के भारत आगमन तक भारतीय सैनिकों में अनेक आशंकाएं उत्पन्न हो गई थी और आशंका सुदृढ़ होती जा रही थी। कंपनी सरकार उन्हें ईसाई बनाने की योजना बना रही है। उनके मन ये आशंका कर गई कि कंपनी सरकार उन्हें ईसाई बनाने की योजना बना रही है। जब सैनिकों को पगड़ी धारण करने, भाल पर टीका लगाने से रोका है तो वेल्लोर में सैनिक बगावत कर बैठे। इसी प्रकार द्वितीय वर्मा के युद्ध में 1852 में भारतीय सैनिकों को समुद्र पार भेजा गया तो उनका इसका घोर विरोध किया गया, क्योंकि उस समय समुद्र यात्रा करना हिंदू धर्म के विरुद्ध समझा जाता था। भारतीय सैनिकों में आम धारणा बन गई कि अंग्रेज राज्य भारत में 100 वर्षों के लिए स्थापित हुआ है। 100 वर्ष के उपरांत अंग्रेजी राज्य की समाप्ति अवश्य संभव है और भारत में अंग्रेजी राज्य को 1757 से 1857 स्थापित हुए 100 वर्ष पूरे हो चुके थे। भारतीय सैनिकों में भावना दृढ़ हो चुकी थी, भारत में इतना विस्तृत साम्राज्य अंग्रेजों ने अपने बलबूते पर स्थापित किया है, उनके बलबूते पर स्थापित किया है। हम सैनिकों से अंग्रेजों की सफलताएं दिलवाई हैं, अतः जिस प्रकार अंग्रेजी राज्य की स्थापना में सहायक हुए, इसी प्रकार विनाश के कारण भी बन सकते हैं। उनकी इस प्रकार की धारणा से ही लॉर्ड डलहौजी के आने से पूर्व 1849 में 22वें एनआई का विद्रोह, 1850 में 66वें एनआई का विद्रोह, 1852 में 38वें एनआई का विद्रोह हो चुके थे। हालांकि ये विद्रोह शक्ति से दबा दे, परंतु इन विद्रोह से स्पष्ट होता है कि भारतीय सैनिक विद्रोह करने पर उतारू हो गए थे। कैनिंग के भारत आने पर यह भी अफवाह फैला दी गई, कंपनी के संचालकों ने इसे भारत में ईसाई धर्म फैलाने के लिए आदेश से ही भेजा है। रेलगाड़ी का प्रचलन, जलपथों का प्रयोग भी इसी कारण कंपनी द्वारा, सरकार द्वारा बढ़ाया जा रहा है। तो ये दिमाग में घर कर गया कि ये ईसाई बनाए जाने की आशंका से भारतीय सैनिक को ईसाई बनाया जाएगा, इनको वर्मा भेजने का निर्णय ले गया तो उन्होंने मना कर दिया और उनका मानना था कि समुद्र पार हम नहीं जाएंगे। उनका कि 1757 से 1857 100 वर्ष के बाद ही अंग्रेजों का शासन समाप्त हो सकता है, होने वाला है। तो उनके मन में ये भावना हुई कि अंग्रेज उनके बलबूते ही साम्राज्य स्थापित किया तो इसको हम हटा भी सकते हैं। तो डलहौजी से आने से पूर्व अनेक विद्रोह हुए। फिर सैनिकों को उचित अनुपात में तैनात न करना। तो अंग्रेज सैनिक भारतीय सैनिकों की संख्या में अति न्यून थे, उनकी व्यवस्था अच्छी की गई थी। उनके लिए उन्हें दीनापुर में रखा जाता था, उन्हें अच्छा वेतन दिया जाता था। कलकत्ता, इलाहाबाद के मध्य कहीं भी अंग्रेज सैनिक नहीं रखे थे। कानपुर व दिल्ली की जैसे महत्वपूर्ण स्थान केवल भारतीय सैनिक ही तैनात थे। अंग्रेज सैनिकों इस प्रकार तैनाती से भारतीय सेना में विद्रोह करने का साहस कर बैठे। मतलब उचित अनुपात में तैनात नहीं किया जाता था, इन पे भेदभाव किया जाता, केवल दीनापुर में रखा जाता था। कानपुर, दिल्ली में भारतीय सैनिक होते थे। इलाहाबाद और कलकत्ता के मध्य कहीं भी अंग्रेज सैनिक नहीं रखे जाते थे। फिर अफगान युद्ध में अंग्रेजों की पराजय। तो प्रथम अफगान युद्ध में अंग्रेजों की पराजय अपमानजनक पराजय हुई। इस पराजय से ऑकलैंड की कटु आलोचना हुई और उसके साथ ही अंग्रेज सैनिकों की निर्बलता स्पष्ट हो गई और इस पराजय से अंग्रेजों की अजयता की छाप समाप्त हो गई। अतः इस करारी हार का भारतीय सैनिक पर विपरीत प्रभाव पड़ा और भारतीय सैनिकों को आत्मविश्वास हो गया कि अंग्रेज सैनिकों को वे सुगमता से परास्त करते हैं। ठीक है, तो ये सैनिक अधिकारियों को प्रशासकीय विभागों में हस्तांतरण करना भी एक कारण रहा है कि लॉर्ड डलहौजी कंपनी के अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनुशासनहीनता के
प्रति पहले ही असंतोष व्यक्त कर चुका था। प्रशासकीय अधिकारियों में अनुशासन उत्पन्न करने की दृष्टि से सेना के उच्च व योग्य अधिकारियों को प्रशासकीय सेवा में भेज दिया गया। परिणाम से निकला कि सेना में वृद्ध अंग्रेज अधिकारी रह गए। वर्मा युद्ध का नेतृत्व करने वाले जनरल गॉडविन को भेजा गया। उस समय उनकी आयु 70 वर्ष की थी। ऐसे वृद्ध और शारीरिक दृष्टि से निर्बल अधिकारियों को देख रेख में सेना कमजोर अनुशासनहीनता स्वाभाविक था। और 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा सामान्य सेना भर्ती अधिनियम लाया गया। लॉर्ड डलहौजी के उत्तराधिकारी लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय सैनिकों का भारत के बाहर जाना अनिवार्य कर दिया, जिसका भारतीय सैनिक समुद्र पार जाना धर्म विरुद्ध समझते थे। परिणाम तो लॉर्ड कैनिंग के इस अधिनियम से भारतीय सैनिकों में असंतोष फैल गया और ये सैनिक कारण रहे हैं।